सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच में देखिए सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तराखंड के औली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना अमेरिकी जवानों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रही है। एलएसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकी सेना भारतीय सेना से हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में लड़ने के गुर सीख रही है और भारत और अमेरिका के बीच हो रहा ये एक ऐसा सालाना युद्धाभ्यास है और हाल ही में उत्तराखंड में बने फॉरेन ट्रेनिंग नोड ने भी ये सैन्य अभ्यास हो रहा है। ये नोड मित्र देशों की सेनाओं को प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। बर्फीली चोटियों पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को ट्रेनिंग दे रही है भारतीय सेना। नवंबर के महीने में जब पहाड़ों पर सर्दी ने दस्तक दे दी है, ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। ठीक ऐसी ही विषम परिस्थितियों में भारत और अमेरिका सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। उत्तराखंड के औली में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और अमेरिका की सेनाएं सैन्य अभ्यास को अंजाम देंगी। ये युद्धाभ्यास हाल ही में तैयार की गई फॉरेन ट्रेनिंग नोड में की जाएगी। भारतीय सेना का उच्च पर्वतीय क्षेत्र में यह पहला फॉरेन ट्रेनिंग नोड है। इतने ऊंचे पहाड़ी इलाके में भारतीय सेना पहली बार किसी मित्र देश की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। भारतीय सैनिकों को शून्य से नीचे के तापमान और बर्फबारी के बीच देश की हिफाजत के लिए डटे रहने का लंबा अनुभव है। खून जमा देने वाली बर्फीली पहाड़ियां भी हिंद के जवानों का जोश कम नहीं कर पाती और अपने इसी तजुर्बे को भारतीय सेना विदेशी मित्र सेनाओं के साथ साझा कर रही है। चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर 10,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने उत्तराखंड में फॉरेन ट्रेनिंग नोड बनाया है। इसकी शुरुआत आज भारत और अमेरिकी सैनिकों के युद्धाभ्यास से हो रही है। हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में पहली बार इस तरह का सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। यहां पर हमेशा 350 भारतीय जवान तैनात रहेंगे। यहां सैनिकों के रहने और ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। इससे पहले तक भारतीय सेना अमेरिकी सेना के साथ सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया और राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में करती आई थी, लेकिन रानीखेत की ऊंचाई करीब 6,000 फीट है, जबकि औली की ऊंचाई 10,000 फीट है। बड़ी बात यह भी है कि जिस जगह ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, वहां से एलएसी महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक्सरसाइज तब हो रही है जब एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और दूसरी ओर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन भी आमने सामने हैं। ऐसे माहौल में ये युद्धाभ्यास होगा तो भारत की सरजमी पर इसका सीधा संदेश सीमा पार चीन तक जाएगा। एलएसी के करीब अमेरिकी सेना की मौजूदगी से चीन की बेचैनी बढ़ सकती है। जानकारों की माने तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। सीमा पर चीन रह रहकर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई करता रहता है। खुद सेना प्रमुख ने कहा है कि चीन की कथनी और करनी में फर्क है। चीन पर भरोसा करना मुमकिन नहीं। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज का ये 18वां संस्करण होगा। दोनों देशों के बीच सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ये युद्धाभ्यास 1 साल अमेरिका और 1 साल भारत में होता है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास 2 दिसंबर तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास का मकसद जंग के मैदान में एक दूसरे की तैयारियों को परखना और युद्ध कौशल की बारीकियों को सीखना है। इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत अपनी हाई अल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की रणनीति अमेरिका से साझा करेगा। अमेरिकी सेना भी अलास्का जैसे बेहद सर्द इलाकों में तैनात रहती है, जहां 12 महीने बर्फ रहती है।
ऐसे में अमेरिकी सेना भी अपने हाई एल्टीट्यूड स्ट्रेटेजी भारतीय सेना से साझा करेगी। साथ ही पर्वतारोहण, जंगल में युद्ध और बेहद खराब मौसम में कार्रवाई करने की अपनी क्षमता का भी दोनों सेनाएं प्रदर्शन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के औली में भारत अमेरिका के बीच हो रही एक्सरसाइज कई मायनों में खास है। एक और भारत और अमेरिका 10,000 फीट पर मुश्किल हालात में अपनी सैन्य तैयारियों को परख रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की अपनी रणनीतियों को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर LAC के करीब ज्वाइंट एक्सरसाइज से चीन को सीधा संदेश दिया जा सकेगा। उत्तराखंड के औली में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और अमेरिका की सेनाएं सैन्य अभ्यास में जुटी हैं। जिस जगह ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, वहां से LAC महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। औली में हो रही ये एक्सरसाइज इसलिए भी अहम है कि LAC के बेहद करीब बाड़ाहोती इलाके में बीते साल सितंबर में चीन के सैनिकों ने नापाक हरकत की थी। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में करीब 5 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे। हालांकि कुछ घंटे के बाद ये सैनिक वापस लौट गए थे। जाहिर है, औली में मिलिट्री एक्सरसाइज से सीधा पैगाम बाड़ाहोती से होता हुआ चीन तक जाएगा। LAC के करीब अमेरिकी सेना की मौजूदगी से चीन की बौखलाहट का बढ़ना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड से सटी LAC भारतीय सेना के सेंट्रल सेक्टर का हिस्सा है। उत्तराखंड की 345 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से सटी है। इसमें से 100 किलोमीटर लंबी सीमा चमोली जिले में है। जोशीमठ से 102 किलोमीटर दूर मौजूद भारत की अंतिम पोस्ट रिमठिम से बाड़ाहोती 3 किलोमीटर दूर है। वहीं औली से बाड़ाहोती की दूरी महज 50 किलोमीटर है। करीब 30 वर्ग किलोमीटर में फैले बाड़ाहोती चारागाह में स्थानीय लोग मवेशी लेकर आते हैं। इस संवेदनशील क्षेत्र में पहले कई बार चीनी सेना घुसपैठ करती रही है, लेकिन अब औली में होने जा रहा भारत और अमेरिका के सैन्य अभ्यास के बाद चीन ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। जानकारों की माने तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। सीमा पर चीन रह रहकर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई करता है। हाल के समय में पूर्वी लद्दाख में PLA के लड़ाकू विमान LAC के काफी समीप उड़ान भरते देखे गए थे। भारत ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन चीनी सेना की बार बार की जाने वाली ऐसी हरकत उसकी मंशा पर सवाल उठाती है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प हुई थी। तब से दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 16 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इसका ठोस समाधान अब तक नहीं निकल सका है। गलवान की घटना के बाद पूर्वी लद्दाख के कुछ जगहों से भारत और चीन दोनों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाई हैं, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां गतिरोध बना हुआ है। चीन इन जगहों से अपने सैनिक पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच भारत और चीन दोनों ही देश लगातार तीसरी बार अपने सैनिकों को हिमालय की विवादित सीमा पर, खासतौर पर पूर्वी लद्दाख में तैनात कर रहे हैं। खुद आर्मी चीफ ने कहा है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। We all know what the Chinese say and what they do is quite different. So, it's also part of the deception or their nature, their character, right? So we only what they say or what they articulate, we need to just, but perhaps we need to focus on their actions rather than what is there in the written text or written scripts or their articulation. Perhaps then we'll not go wrong. भारत और अमेरिका के बीच औली में जब ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, भारत और चीन के बीच LAC पर गतिरोध बरकरार है। ऐसे में इस युद्धाभ्यास से चीन का तिल मिलाना तय है। अब औली में हो रही इस एक्सरसाइज का सामरिक महत्व समझिए। भारत और चीन के बीच LAC 10,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। औली करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो लद्दाख 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। और गलवान घाटी, जहां 2 साल पहले भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी, उसकी ऊंचाई 14,000 फीट है।
कहने का मतलब यह है कि इस हाई एल्टीट्यूड इलाके में सैन्य अभ्यास के जरिए भारत और अमेरिका दोनों ही हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की अपनी रणनीति को एक दूसरे से साझा करेंगे, क्योंकि भारतीय सेना की तरह ही अमेरिकी सेना भी अलास्का जैसे बेहद ही सर्द इलाकों में तैनात रहती है, जहां 12 महीने बर्फ रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, युद्धाभ्यास की जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो दुश्मन देश खौफ खाते हैं। बात करते हैं हिंदुस्तान की स्वदेशी उड़ान की भी। HAL के बनाए गए स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUAH भारतीय सेना का हिस्सा है। इसका अनुभव, इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए भारतीय तटरक्षक के प्रमुख VS पठानिया ने सोमवार को कर्नाटक के बंगलुरु में इसके जरिए 45 मिनट की अपनी पहली उड़ान भरी। पठानिया ने LUAH को जमकर सराहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि अत्याधुनिक तकनीकों के साथ ये एक उत्कृष्ट उड़ान मशीन है। देखिए, यह है स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। आधुनिक तकनीकों से लैस यह अदृश्य स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर अब हमारी सेना का हिस्सा है। इसे परखने के लिए सोमवार को भारतीय तटरक्षक प्रमुख VS पठानिया ने इसे अपनी पहली उड़ान भरी। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्वदेशी LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में पठानिया की ये उड़ान 45 मिनट की थी। उड़ान के बाद VS पठानिया ने स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जमकर तारीफ की। आखिर क्यों है ये स्वदेशी LUH तारीफ के काबिल, आइए आपको बताते हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भारत में बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LUH बनाया है। हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर को हॉल के रोटरी विंग R&D ने डिजाइन किया है। ये हल्के हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन के तकनीक से लैस है। इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि ये मौसम के विपरीत परिस्थितियों में उड़ान भर सकते हैं। इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। 37.8 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 11.1 फीट है। इसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। 500 किलोग्राम वजन के साथ एक बार में करीब 350 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ये 500 किलोग्राम तक अधिकतम 21,300 फीट तक जा सकता है। इस स्वदेशी LUH हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान 6 सितंबर 2016 में बेंगलुरु से भरी गई थी। भारतीय तटरक्षक अधिकारियों की माने तो स्वदेशी हेलीकॉप्टर में ये अकेला हेलीकॉप्टर है जो एक्सीलेंट फ्लाइंग मशीन है और स्वदेशी तकनीक का बेहतरीन नमूना है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। G20 समिट में प्रधानमंत्री ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यूक्रेन मसले का हल ढूंढकर उसे जोर देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याओं ने विश्व में तबाही मचा दी। युद्ध जैसे हालात से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। पूरी दुनिया में जरूरी सामानों की सप्लाई पर संकट बना है। इस समिट में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था है और वैश्विक विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा बेहद जरूरी है। देखिए, G20 में भारत का दम कैसे नजर आ रहा है, अब जरा इसकी भी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के पहले सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जहां वो अब से थोड़ी ही देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गुफ्तगू करते हुए देखे गए हैं। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी हालचाल पूछा। भारत समय के मुताबिक G20 में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर मंथन शुरू हो चुका है। इसके बाद सुबह 10 बजे नेताओं के लंच का कार्यक्रम था। इस बार का G20 सम्मेलन इस लिहाज से भी खास हो जाता है क्योंकि अगला महासम्मेलन भारत में ही होना है। फ्रांस के दौरान भी कुछ हमने ऐसी तस्वीरें देखी नहीं जब प्रधानमंत्री ओलाफ शॉल्ज भी इस वक्त नजर आ रहे हैं एक ही फ्रेम में। ओलाफ शॉल्ज भी इस वक्त नजर आ रहे हैं एक ही फ्रेम में। ओलाफ शॉल्ज भी इस वक्त नजर आ रहे हैं एक ही फ्रेम में। ओलाफ शॉल्ज नरेंद्र मोदी एड्रेस करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का लगभग 45 घंटे बाली में रुकने का प्लान है। इस दौरान 20 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और दुनिया भर के वैश्विक नेताओं से उनका मुलाकात का भी कार्यक्रम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की ताकत लगातार बढ़ रही है।
दुनिया में भारत की स्वतंत्र कूटनीति का डंका बज रहा है। दुनिया बड़ी उम्मीदों से भारत की तरफ देख रही है। भारत पूरे विश्व को बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। इसलिए इंडोनेशिया के बाली में हो रही G20 समिट भारत के लिए खास है, क्योंकि यहीं से विश्व पटल पर हिंदुस्तान की और सशक्त भूमिका का मजबूत आधार तैयार होगा। पीएम मोदी दुनिया को आगे ले जाने का नया मंत्र देंगे। दरअसल पीएम मोदी के बाली दौरे के काफी मायने हैं। भारत 1 दिसंबर से G20 का अगला अध्यक्ष होगा। यही नहीं, अगले साल भारत G20 सम्मेलन की नई दिल्ली में मेजबानी करेगा। भारत इस अध्यक्षता के दौरान देश भर में 200 से अधिक बैठकों और कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। अपने बाली दौरे में प्रधानमंत्री मोदी सभी सदस्य देशों को भारत आने का न्योता भी देंगे। जाहिर है अगले साल हिंदुस्तान पहली बार इतने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मेजबानी करेगा, जब दुनिया में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच भारत लगातार बड़ा सोच रहा है और बेहतर नतीजे देने के लिए अपनी तैयारियों को लगातार विश्व बिरादरी के सामने रख रहा है। दुनिया जिस उम्मीद से हिंदुस्तान की तरफ नजर गड़ाए हुए थे, वो उम्मीद भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में पूरी होगी। एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत के यही विचार, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दरअसल G20 में भारतीय कूटनीति नए दौर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि G20 एक ऐसा संगठन है जो विकसित और विकासशील देशों को एकजुट करता है। वहीं भारत भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो महाशक्तियों के करीब होकर भी गरीब देशों की आवाज उठाता है, बटी हुई दुनिया में बराबरी की बात करता है। भारत एक और विकसित देशों में से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है, उनकी अभिव्यक्ति करता है। जाहिर है बड़ी सोच के जरिए भारत गंभीर चुनौतियों से न केवल मजबूती से निपट रहा है, बल्कि अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर शक्तियों को भी अपने सटीक रणनीति से घेरने में कामयाब रहता है। यही बात भारत को दुनिया से अलग बनाती है और इसी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का कद लगातार बढ़ रहा है। बाली से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर उस बर्फबारी की जिसका नाम सुनते ही तन मन खिल उठता है। हिमाचल में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी का दौर चल रहा है। शिमला से लेकर लाहौल स्पीति तक बर्फ की चादर चढ़ चुकी है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। हर नगर बर्फ बर्फ, हर डगर बर्फ बर्फ, हर सड़क बर्फ बर्फ। ये बर्फीला आलम है। शून्य से नीचे गिर चुके पारे में सब कुछ बर्फीला बर्फीला है। घर की छत, पेड़ पत्ते, टहनियां, सब कुछ बर्फ की चादर में ढक चुका है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। आसमान से लगातार गिरती बर्फ की फुहारें, जहां तक नजर दौड़ाइए जनाब, सफेद चादर में ढकी जमीन ही दिखेगी। जमीन का जर्द हिस्सा आपकी निगाहें तलाश भर कर लें, लेकिन यकीन मानिए सिवाय संगमरमरी बर्फ की चादर के सिवा नजर कुछ नहीं आएगा। अलबत्ता बर्फ के बीच उत्साह और उमंग से लबरेज चेहरे जरूर दिख जाएंगे। बर्फबारी का लुत्फ उठाते सैलानी जरूर मिल जाएंगे, जिनके लिए ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। पहली बार ऐसा स्नोफॉल ही देखा है और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे आके, ऊपर आके। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं पूरा। फर्स्ट बार मैं मनाली आया और फर्स्ट बार ऐसा, अभी तक तो मैं मूवी में ही देखा था, वीडियो में ही देखा था, लेकिन ये फर्स्ट बार आज मैं देखा हूँ सामने। पहले तो आंखों से मतलब वो नहीं हो रहा था कि सही में बर्फबारी ऐसे भी होता है। बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पे फैमिली के लिए बहुत ही शानदार जगह है। दिल्ली में तो टेम्परेचर 27-28 सेल्सियस था इस टाइम, लेकिन यहाँ पे -5, -8 तक पहुँच जा रहा है। इस टाइम तो अभी देखे नहीं, लेकिन इस टाइम और कम हो गया होगा। बर्फबारी हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं।
बहुत मजा भी आ रहा है, यहाँ पे बहुत शानदार लग रहा है। कोई अकेले तो कई परिवार के साथ इस सफेद हो चुकी वादी में तफरीह कर रहा है। किसी के लिए ये पहला मौका है तो किसी के लिए जीवन का सपना पूरे होने जैसा। बहुत मजा आ रहा है। कल रात को हम आए थे इधर, तो सुबह से ही बारिश और स्नोफॉल शुरू हो गई और अभी तो देख रहे हैं बहुत ही स्नोफॉल हो रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है। हिमाचल के चंबा से आई इन तस्वीरों को देखिए, कई फुट तक जमी बर्फ को देखिए, आसमान से गिरती बर्फ के फाहों को देखिए और कुदरत के इस हसीन सितम को सदा के लिए अपनी आंखों में समा लीजिए। अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है। जब शुरुआत में आलम यह है तो जरा अंदाजा लगाइए कि आगे क्या होगा। लाहौल स्पीति की तस्वीरें भी हिमाचल में इस बर्फीले दौर की मानो गवाही दे रही हैं। सफेद चांदी सी चमकती ये वादियां हैं। कुदरत की गोद में बसे इस इलाके की खूबसूरती बर्फबारी वाले इन दिनों में देखते ही बन रही है। नजारा ऐसा है कि जैसे ईश्वर ने खुद चित्रकारी की हो। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले समेत हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बर्फबारी का ये दौर फिलहाल कुछ वक्त जारी रहेगा। प्रदेश के 5 जिलों में बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, शिमला और कुल्लू। शिमला और कुल्लू में बहुत हल्की बर्फबारी के रिपोर्ट्स है। शिमला में नारकंडा, खड़ा पत्थर में जस्ट इनिशियल जो स्नोफ्लेक्स या स्लीट टाइप उस तरह का रिपोर्ट्स है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में मॉडरेट स्नोफॉल है। उसमें स्पीति वैली में हुआ है, काजा में हुआ, कुकुमसेरी जगह है, केलोंग में यहाँ पे 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच पे स्नोफॉल की रिपोर्ट्स हैं। आसमान से गिरने वाली सफेद बर्फ ने सब कुछ ढक लिया है। सब कुछ बर्फ के आगोश में नजर आ रहा है। कहीं 1.5 फीट, कहीं 2 फीट, तो कहीं इससे भी ज्यादा मोटी बर्फ की चादर बिछी है। हिमाचल के ऊपरी इलाके जहां बर्फबारी से गुलजार हैं, वहीं राजधानी शिमला में भी नजारा बेहद दिलकश है। बर्फबारी भले ही शिमला में अभी कम हुई हो, लेकिन तेज बारिश की वजह से ठंड कड़ाके की है। उस पर बीच बीच में हल्की बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ठंड बहुत ही है। स्नोफॉल का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्नोफॉल होने से और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत ठंड है एंड मुझे लगा था यहाँ पे स्नोफॉल होगा, बट वो तो अभी नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे घूमने बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मौसम के करवट बदलने से पूरा हिमाचल शीतलहर की चपेट में है। कई इलाकों में तापमान माइनस में है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, यानी ठंड अभी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां बर्फबारी ने पूरे इलाके को खुशनुमा बना दिया है। तस्वीरें साबित करने के लिए काफी हैं कि आखिर क्यों कश्मीर को धरती की जन्नत कहा जाता है। देखिए, कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आ रही बर्फीली तस्वीरें इस बात को साबित करती हैं कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। गर फिरदौस बर रूहे ज़मीअस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कभी किसी शायर ने कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों को देखकर ये कहा था, और वाकई क्या खूब कहा था, क्योंकि कश्मीर से मौजूदा तस्वीरें आई हैं, वो इन अल्फाजों को साबित भी कर रही हैं। कश्मीर में रविवार देर शाम से ही ताजा बारिशें और बर्फबारी शुरू हो गई है। इस ताजा बर्फबारी और बारिशों ने कश्मीर में शीत ठंड की लहर जो है वो पैदा की है, और
इस मौसम में सबसे कम तापमान आज ही न सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के दूसरे बागों में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहली बार पारा जो है शून्य के करीब कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पहुंचा है, क्योंकि अधिकतर इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जबकि श्रीनगर में 5 डिग्री के आसपास आज तापमान है, जबकि रात में ये शून्य तक पहुंचने की यहां भी उम्मीद जताई जा रही है। द्रास, सोनमर्ग, गुरेज, गुलमर्ग और पहलगाम इस वक्त बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। नजारा ऐसा दिलकश है कि हर कोई बस देखता रह जाए। बर्फबारी के बाद कश्मीर की हसीन वादियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। बर्फबारी से कश्मीर की वादियां गुलजार तो हुई, लेकिन इस जन्नत नुमा नजारे के साथ कश्मीरियों के लिए मुसीबत भी दोगुनी हो गई। कड़ाके की ठंड और सड़कों पर जमी बर्फ ने कई इलाकों में रफ्तार को रोक दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे और लेह श्रीनगर हाईवे पर बर्फबारी का असर पड़ा। जैसे कि आज सुबह से काफी बर्फबारी की वजह से एकदम से जो नेशनल हाईवे 1D जो श्रीनगर से लद्दाख की तरह चलता है वो जो है मजीद बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां जरूर यहाँ पे लोगों को लाहक हो गया है। जहाँ से लेके गाड़ियों को लेके काफी गाड़ियां यहाँ दरमांदा है, उसके साथ साथ मुसाफिर भी, बट मुसाफिर की गाड़ियां बहुत कम है। तो कुल मिलाकर जो लोडेड गाड़ियां वगैरह जो है वो द्रास में दरमांदा है। इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी मौसम खुलते ही कि ये इशारा जो है फिर से एक बार आमदरफ्त के लिए खोला जाएगा। आसमान से गिरते ये बर्फ के सफेद फाहों ने कश्मीर के मौसम और माहौल को खुशरंग और खुशगवार बना दिया। कश्मीर न सिर्फ बर्फ से गुलजार है, बल्कि सैलानियों की रौनक उसमें चार चांद लगा रही है। दूर दराज के इलाकों से लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का जी भर लुत्फ उठा रहे हैं। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, मौसम बहुत अच्छा है, जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है जी, तो सांस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लोग वैसे डरा बहुत रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम घूम रहे हैं, फिर बाइक हमने रेंट पे लिया है और पूरा बाइकिंग कर रहे हैं। -2 और 0 डिग्री, और हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन जस्ट बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड हु केम हियर, तो फिर हम लोग दिल्ली में ही थे, तो फिर एकदम से प्लान बन गया कि चलो चलते हैं, और रात में बैठे होते डिनर करते हुए अगले दिन का फ्लाइट का टिकट कर लिया। एंड नाउ एक्चुअली वी आर स्टक हियर। हमारा आज का फ्लाइट का टिकट था और वो कैंसिल हो चुका है, तो एक किस्म से बुरा लगा, लेकिन जब मॉल रोड आए तो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा एंड सो वंडरफुल पीपल, आई मीन अमेजिंग। आई मीन लेह की तस्वीर भी जुदा नहीं है, यहाँ भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियों से लेकर सड़कों तक, चिनार के पेड़ों से लेकर लोगों के घरों के बाहर तक बर्फ की चादर बिछी हुई है। जिधर नजर जाएगी उस तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भले ही खिले हों, आम लोगों के चेहरों पर भी खुशी है, लेकिन गुरेज की तरह कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत भी लाती है। रात भर जो बर्फबारी, ताजा बर्फबारी हुई, तकरीबन 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई, और जिसके कारण गुरेज बांडीपुरा रोड एक बार फिर से बंद कर दिया गया है गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो बर्फ कश्मीर की एक पहचान भी है, लेकिन वहीं गुरेज के लोग इससे बहुत परेशान भी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो इससे खूबसूरती और भी बढ़ जाती है बर्फ की वजह से, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे जो गुरेज का रास्ता जो है 6 महीने के लिए बंद रहता है। आलम यह है कि सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने के लिए स्नो मशीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे सड़कों पर आवाजाही को जारी रखा जा सके। कश्मीर में लगभग हर साल बर्फबारी के बाद का नजारा कुछ ऐसा ही दिलकश होता है। हर साल बर्फबारी के बाद घाटी में सफेद चादर सैलानियों को जैसे निमंत्रण दे रही हो। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले कुछ सीजन में सैलानियों ने घाटी का रुख कम ही किया था, लेकिन इस बार तो जैसे जन्नत का दीदार करने वालों की तादाद दोगुनी से भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां बर्फबारी सैलानियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। केदारनाथ धाम में बीते 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। पूरी केदारपुरी बर्फ की सफेद चादर से ढकी है।
धाम में हो रही बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों के तापमान में गिरावट आ गई और ठंड अधिक बढ़ गई है। अभी तक धाम में 3 इंच से अधिक तक बर्फ जम चुकी है और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं। तो बद्रीनाथ में सोमवार सुबह से भगवान बद्री विशाल के धाम में लगातार बर्फबारी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कई जगह 4 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। श्रद्धालुओं की तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। देश के कोने कोने से यहां पहुंचे श्रद्धालु बद्रीनाथ में बर्फबारी देख खुशी से फूले नहीं समा रहे। आज से बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद की प्रक्रिया के तहत पंच पूजा शुरू हो गई। 19 नवंबर से बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में चांदी की कार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। कार इतनी खूबसूरत है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। इस कार की कीमत 1.5 लाख रुपए है। ये कार पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, रिमोट कंट्रोल से चलती है। कार को जयपुर से आए SS ज्वेलर्स के स्टॉल पे प्रदर्शनी के लिए रखा गया। कार से घर की शोभा तो बढ़ती ही है, बच्चे इस कार से खेल भी सकते हैं। आपको बता दें, आगरा में सर्राफा एसोसिएशन की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए सर्राफा कारोबारियों ने शिरकत की। अपने अपने स्टॉल लगाए, सोने और चांदी के आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई गई। लेकिन सबसे ज्यादा धूम मचा रही है चांदी की कार। कार बनाने वाले ज्वेलर्स शिशिर सिंगल ने बताया कि कार ऑर्डर मिलने पे तैयार की जाती है। कार को बनाने में पूरे 30 दिन का समय लगता है।